हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजत एकेडमी। रजत एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए साइंस के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ नंबर 13 जिसमें हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन किस टॉपिक से होंगे? हमारे साउंड से। ओके, ध्वनि से रिलेटेड ये सभी सारे क्वेश्चन होंगे हमारे। इससे पहले मैंने साउंड के 2 लेक्चर और कराए हैं, ठीक है। उसमें भी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मैंने दी है। तो सीरीज़ नंबर 11 और सीरीज नंबर 12 दोनों साउंड से रिलेटेड हैं, तो वो भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता, क्यों नहीं सुन सकता, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। हम लोग जानते हैं चांद पर क्या नहीं है हमारा? वायुमंडल नहीं है, ठीक है। वायुमंडल नहीं होता है तो वहाँ पे कोई माध्यम नहीं रहता है। माध्यम नहीं होता है तो वहाँ पे हमारी ध्वनि जो हमारी होती है प्रचारित नहीं हो सकती है। इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री है अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन पाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। और अभी ये क्वेश्चन बनता है इसमें से, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा पर जितनी भी गैसेस हैं वहाँ से क्या कर गई? पलायन कर गई। ओके, इसी कारण वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। और चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है हमारा? 2.38। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ये हम लोग को बताना है, ठीक है। ऐसी कौन सी प्रोसेस है इन चारों में से जो प्रकाश और ध्वनि, साउंड और लाइट दोनों में हमारी घटित नहीं होती है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हमारे विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण और अपवर्तन, ठीक है। तो कौन सी प्रक्रिया नहीं होती हमारी? ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण हमारा नहीं होता है। किस में नहीं होता है हमारा? प्रकाश में होता है। ध्रुवण हमारा किस में होता है? प्रकाश में होता है, लेकिन हमारा साउंड में नहीं होता है। साउंड में हमारा ध्रुवण नहीं होता है। और ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण देखिए एक ऐसी प्रोसेस है, ध्रुवण एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक सीधी लाइन में, जब जो ध्वनि होती है हमारी एक सीधी लाइन में चलती है, ठीक है। सॉरी जो प्रकाश होता है हमारा एक सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश जब किसी का मार्ग निश्चित होता है तो उसको क्या कहा जाता है? ध्रुवण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइट का सोर्स है, ओके, इससे जो भी हमारी प्रकाश की किरण निकल रही है, ओके, किसी भी हमारे वेव में निकल रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पोलराइजिंग एलिमेंट रख देंगे, जो ध्रुवण करने वाली सीट होती है, इसको रख देंगे, तो इसमें जो माध्यम के जितने भी हमारे मतलब कंपन होंगे वो एक सीधी रेखा में हो जाएंगे। ओके, सीधी रेखा में हो जाने के कारण उसमें एक निश्चित चाल आ जाती है और निश्चित गति आ जाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है हमारा ध्रुवण कहा जाता है, जिसको पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? चिल्लाते समय कोई व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों रखते हैं, ऐसा बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, जब वो व्यक्ति अपना हथेली अपने मुंह के पास करता है तो उसमें क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा हमारी एक ही दिशा में इंगित होती है। एक ही दिशा में इंगित होती है तो दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा तेज सुनाई देती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता को मापन करने के लिए हम लोग किसके प्रयोग करते हैं? डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण है, हमें किसका बताना है? किसका रीजन बताना है हमको? इको। प्रतिध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। तो इसका कारण क्या होता है हमारा? ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन हमारा कारण होता है। किसका? इको का, मतलब प्रतिध्वनि का, ठीक है। जब कोई ध्वनि जो होती है हमारी किसी भी एलिमेंट से टकराकर जब वापस चली जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो परावर्तक तल होता है और ध्वनि स्रोत जो होता है, ठीक है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये हम लोग को बताना है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जो सोर्स होता है हमारा, ठीक है, जिसको ध्वनि स्रोत बोलेंगे, ठीक है, इससे जो भी हमारी साउंड निकल रही है, ठीक है, वो किसी परावर्तक तल पर जाकर टकराएगी, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 17 मीटर की दूरी हमारी होनी चाहिए, किसके बीच, जो ध्वनि का स्रोत है और परावर्तक तल है, उसके बीच हमारी 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, रडार की जो कार्य प्रणाली होती है, जो वर्किंग सिस्टम होता है रडार का, वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगों का परावर्तन। ओके, जो रडार प्रणाली होती है हमारी, रडार सिस्टम होता है, वो किस पे डिपेंड होता है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है हमारा, परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। रेडियो तरंगें होती है हमारी, उसका परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब देखिए रडार दिया गया है, तो रडार की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है। तो रडार की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। जो वायुयान होते हैं हमारे, फ्लाइट्स होती हैं, ठीक है, हवाई जहाज होते हैं, उनमें उनको मैप करने के लिए, उनमें उनकी दिशाओं का पता लगाने के लिए हम लोग रडार सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और इसमें कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती है हमारी, रेडियो तरंगें प्रयोग की जाती हैं। और किसके सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए, ये हम लोग को बताना है। यदि कोई हमें प्रतिध्वनि सुनना है, ठीक है, तो जो मूल आवाज़ है उसकी, ध्वनि की जो मूल आवाज़ है और प्रतिध्वनि जो हमारी परावर्तित होकर आई है ध्वनि, ठीक है, उसके बीच का जो समय होता है वो कितना होना चाहिए, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। हमारा जो टाइम होता है प्रतिध्वनि और मूल ध्वनि के बीच, वो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, हम लोग को ये बताना है। तो जो ऑडिटोरियम होता है उसकी जो दीवारें होती हैं या छत होती है या फर्श होता है, वो किससे ढका रहता है हमारा, फाइबर, ग्लास या कोई भी ऐसे मुलायम पदार्थ से ढका रहता है। क्यों ढका रहता है ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकने के लिए ये हमारा रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास या फाइबर से ढका रहता है कोई भी तल, ठीक है, ताकि प्रतिध्वनि को रोका जा सके। और ध्वनि को क्या कर लेते हैं ये लोग, अवशोषण कर लेते हैं ध्वनि का। जो रेशेदार पदार्थ, कालीन और ग्लास फाइबर होते हैं, ये हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्वनि का अवशोषण कर लेते हैं और प्रतिध्वनि को आने से रोकते हैं ऑडिटोरियम में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है, ये हम लोग को बताना है। यदि कोई ध्वनि हमें सुनाई दे रही है अपने कान से, तो हमारे कानों में कितनी देर तक रहेगी, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड तक हमारे कानों में ये ध्वनि रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, ये हम लोग को बताना है। तो किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है हमारी, परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण जो ध्वनि तरंगें हैं वो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 56 फीट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति को 56 फीट दूर खड़े होना चाहिए, किससे, परावर्तक तल से, प्रतिध्वनि सुनने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो स्टेथोस्कोप रहता है, ठीक है, जो डॉक्टर लोग गले में डाले रहते हैं, ठीक है, स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको, ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हम लोग को बताना है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये भी एक इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती हैं, प्रतिध्वनि तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो प्रतिध्वनि तरंगें हमारी परावर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं, किसी परावर्तक तल से टकराकर जब कोई ध्वनि हमें फिर से सुनाई देती है, हमारी क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि कहलाती है।
अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, कहाँ प्रयोग में लाया जाता है ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालनों द्वारा हमारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब सोनार सिस्टम कैसा होता है, तो सोनार जो SONAR, ओके, ये सोनार का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, जो जल होता है, जल में या किसी भी ठोस में हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि को परावर्तित करके किसी भी वस्तु का पता लगाते हैं। ओके, तो किस लिए सोनार में यूज़ किया जाए, इस प्रोसेस क्या होती है हमारी, सोनार कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुरणन काल और हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया, तो सविन ने किया था। हमारा जो प्रतिपादन था किसने किया था, सविन ने। जो अनुरणन काल होता है और हॉल का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो हॉल का होता है, ठीक है, उसके बीच जो रिलेशन निकाला था किसने निकाला था, सविन ने निकाला था। अब अनुरणन काल क्या होता है, ठीक है, यदि कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, यदि कोई भी साउंड हमारा उत्पन्न होता है तो वह कितनी देर तक रह सकता है, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस कितनी देर तक होगा, कितनी देर तक वह हमें सुनाई दे पाएगा, ठीक है। तो वो पीरियड क्या कहलाता है हमारा, अनुरणन काल कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, डेड हॉल का अनुरणन काल होता है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा, 0 सेकंड। डेड हॉल का जो अनुरणन काल होता है वो कैसा रहता है हमारा, 0 सेकंड रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है, जब सेना पुल को पार करती है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, सैनिकों को कदम से कदम मिलने के लिए क्यों रोका जाता है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, पैरों से जो उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न होती है तो ध्वनि के अनुनाद उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उस अनुनाद के कारण हमारा पुल टूटने का खतरा रहता है। इसी कारण सेना को कदम से कदम मिलाने से रोका जाता है, कहाँ पर, पुल पर चलते समय। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, यदि हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं तो यह कैसे संभव है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अनुनाद के कारण। जो अनुनाद होता है हमारा, रेजोनेंस होता है, ठीक है, उसके कारण हम लोग भिन्न भिन्न स्टेशनों की आवाज़ सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, कहा जाता है जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण होगा, जो हम लोग को बताना है। तो अनुनाद के कारण ये हमारा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि उनका अनुनाद ज़्यादा होता हो, इसी कारण जो गिलास थे हमारे टूट जाते थे उस टाइम जब तानसेन गाते थे। ओके, तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। इसी तरह मैं आपके लिए नेक्स्ट साउंड की सीरीज़ लेके आऊँगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू सो मच।